हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 4 में देखेंगे मानचित्र प्रक्षेप के बारे में। मानचित्र प्रक्षेप के बारे में इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है, मानचित्र प्रक्षेप क्यों बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जो भी हम प्रक्षेप हैं वे कितने प्रकार के हैं, कौन-कौन से हैं, किस क्षेत्र के लिए कौन-सा प्रक्षेप सर्वाधिक उपयोगी होता है और इस अध्याय में हम इन्हीं अनिवार्य प्रश्नों का उत्तर पाएँगे, देखेंगे कि किस प्रकार इसकी रचना की जाती है, कौन-कौन से प्रमुख प्रक्षेप हैं। देखिए जो मानचित्र प्रक्षेप है, अक्षांश एवं देशांतर के रेखाओं जाल को ही समतल पृष्ठ पे उतारकर मानचित्र प्रक्षेप हम तैयार करते हैं। यानी प्रक्षेप बिना अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल के तैयार नहीं हो सकता है और इसे गोलाकार पृष्ठ से हम अक्षांशों एवं देशांतरों के जाल को समतल सतह पे स्थानांतरण के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि ये प्रक्षेप है, या समतल पट पे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम प्रक्षेप कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी पृथ्वी पर हम रहते हैं, चपटी नहीं है, यह गोला की तरह जियोइड शेप में है। ग्लोब पृथ्वी का सबसे अच्छा प्रतिरूप है, मॉडल है एक तरह से। यह क्या है, त्रिविम है, लेकिन हम जो प्रक्षेप कागज पे बनाते हैं वो क्या होता है, द्विविमीय होता है। ग्लोब के इसी गुण के कारण महाद्वीपों और महासागरों के सही आकार एवं प्रकार को इस पर दिखाया जाता है और यह दिशा एवं दूरी की भी सही जानकारी प्रदान करता है। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा विभिन्न खंडों में विभाजित होता है। क्षैतिज रेखाएं अक्षांश के समानांतर एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर के अमोत्तर को प्रदर्शित करती हैं और इसी रेखा जाल को ग्रेडिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है और यह जाल मानचित्रों को बनाने में सहायक होता है। रेखा जाल को समतल सतह पे खींचना ही प्रक्षेप कहलाता है, या खींचकर हम प्रक्षेप की रचना कर सकते हैं। लेकिन हम ग्लोब देखें तो ग्लोब की अनेक सीमाएं होती हैं। क्या होता है, ये महंगा होता है, इसे ना तो आसानी से किसी भी जगह ले जाया जा सकता है और न ही छोटी-छोटी जानकारी इस पे दिखाई जा सकती हैं, क्योंकि ग्लोब पूरे पृथ्वी को प्रदर्शित करता है तो उसपे हम कुछ खास जानकारियों को ही दिखा सकते हैं, क्योंकि अब उसको हम छोटी जानकारी के लिए हमें एक बड़े पैमाने का मैप चाहिए, फिर प्रोजेक्शन चाहिए जिसको हम उसपे क्या कर सकें, विशेष जानकारी को दिखा सकें। ग्लोब पे अमोत्तर अर्धवृत्त एवं समानांतर पूर्ण वृत्त होते हैं। जब उन्हें समतल सतह पर स्थानांतरित हम करते हैं तब वे सीधी या वक्र प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाते हैं। देखिए जो मानचित्र प्रक्षेप है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यकता पड़ती है हमें, इसमें देखते हैं। जैसे मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता मुख्यतः इसलिए पड़ती है क्योंकि ग्लोब पर छोटे स्थानों के विस्तृत विवरण को देखने में कठिनाई होती है। अब छोटे स्थान को तो हम ग्लोब पे देख नहीं सकते, उसके विस्तृत रूप में व्याख्या को ना उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए इसी प्रकार ग्लोब पर दो प्राकृतिक प्रदेशों की तुलना करना आसान नहीं होता है। इस कारण समतल पृष्ठ पर बने मापने के मानचित्रों के सही चित्रण की आवश्यकता होती है। अब समस्या यह है कि अक्षांश एवं देशांतरों की इस रेखाओं को समतल सतह पर कैसे स्थानांतरित किया जाए। यदि हम एक समतल पृष्ठ को ग्लोब पर चिपकाएं तो यह एक बड़े भाग पर बिना विकृति के सतह के अनुरूप नहीं बैठेगा और ग्लोब का जो केंद्र है, केंद्र से प्रकाश डालने पर प्रक्षेपित छायांकन ग्लोब पर कागज के स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा से दूर विकृत हो जाएगा। जो स्पर्श बिंदु होता है या स्पर्श रेखा से बढ़ती दूरी के साथ साथ विकृतियां और भी क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं, यानी उसमें कमी आने जाती है, शुद्धता कम होती जाती है। इसलिए ग्लोब से शुद्ध आकार, प्रकार, दिशा जैसे गुणों को कागज पर उतारना लगभग असंभव होता है, क्योंकि ग्लोब एक क्या है, विकासनीय पृष्ठ नहीं है। मानचित्र प्रक्षेप में हम देखें तो हम पृथ्वी के किसी भी भाग को उसके सही आकार एवं विस्तार में दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकृति किसी न किसी रूप में अत्यावश्यक है। इस विकृति को दूर करने के लिए कई विधियां हम प्रयोग करते हैं, जिनके आधार पर हम अनेक प्रकार के प्रक्षेप बनाते हैं, उसकी रचना करते हैं। इसी कारण मानचित्र प्रक्षेप को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि यह अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्लोब से समतल कागज पर स्थानांतरण करने में अपनाई गई विभिन्न विधियों का अध्ययन है। आइए हम कुछ शब्दावलियों को देखते हैं, जैसे बृहद वृत्त क्या है ग्लोब पे, मानचित्र प्रक्षेप क्या है, यथाकृतिक क्या होगा, लेक्सोड्रम या रंभ लाइन क्या होती है, इसके बारे में देखिए। बृहद वृत्त को हमने अक्षांश देशांतर वाले पिछले वाले अध्याय में देखा था। यह दो बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी को दर्शाता है और जिसका उपयोग प्रायः वायु परिवहन एवं नौ संचालन में किया जाता है, जो बृहद वृत्त होता है। मानचित्र प्रक्षेप
देखिए मानचित्र प्रक्षेप यही है कि गोलाकार सतह को समतल सतह पर स्थानांतरित करने की एक पद्धति है और किसी सुविधाजनक मापनी को गोलाकार पृथ्वी या उसे किसी अंश के अक्षांश समानांतर एवं देशांतर या मोटर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर स्थानांतरित करने का यह व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध कार्य होता है। यथाकृतिक प्रक्षेप कहें तो वह प्रक्षेप जिसमें धरातल किसी क्षेत्र की यथाकृतिक बनाए रखी जा सकती है, मतलब आकृति उसकी शुद्धतम दिखाने का प्रयास किया जाता है यथाकृतिक प्रक्षेप में। लोग्जोड्रम या रंब लाइन है, ये क्या होता है? देखिए इसका प्रयोग जो होता है मार्केटर प्रक्षेप में किया जाता है और ये एक ऐसी सीधी रेखा है जो एक स्थिर दिक्मान वाले बिंदुओं को जोड़ती है और इसका प्रयोग किया जाता है नौ संचलन के दौरान दिशा निर्धारण में अत्यंत सहायक होती है। लेग्जोड्रम या इसे रंब लाइन भी कहते हैं। यदि समक्षेत्र प्रक्षेप की बात करें तो समक्षेत्र से हमें स्पष्ट हो रहा है नाम से कि ऐसा प्रक्षेप जिसमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का रेखा जाल इस प्रकार से बनाया जाता है कि मानचित्र का प्रत्येक जो चतुर्भुज है क्षेत्रफल में गोलों पर इसे संगत चतुर्भुज के ठीक बराबर हो और इसे शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप कहते हैं। यानी इस प्रक्षेप में क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल की शुद्धता बनी रहती है। आगे हम देखते हैं मानचित्र प्रक्षेप के तत्व, कौन कौन से तत्व चाहिए मानचित्र प्रक्षेप बनाने में। जिस तरह से मानचित्र के कुछ तत्व हमने पढ़ा, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप के कौन कौन से तत्व हैं। जैसे एक तो है कि पहला पृथ्वी का छोटा रूप, यानी हम मानचित्र प्रक्षेप में हम क्या दिखा सकते हैं? पृथ्वी के छोटे रूप को ही दिखा सकते हैं। पृथ्वी के मॉडल को छोटी मापने की सहायता से कागज की समतल सतह पर दर्शाया जाता है। इस मॉडल को पृथ्वी का छोटा रूप कहते हैं और यह मॉडल लगभग गोलाभ होना चाहिए जिसमें ध्रुव का व्यास जो है विषुवतीय व्यास से छोटा हो तथा इस पर रेखा जाल को स्थानांतरित किया जा सके। अक्षांश के समानांतर, यानी ये ग्लोब के चारों ओर स्थित वे वृत्त होते हैं जो विषुवत वृत्त के समानांतर एवं ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित होते हैं। प्रत्येक समानांतर इसी सतह पर स्थित होते हैं जो कि पृथ्वी की दूरी से समकोण बनाता है, जो कि कल हमने अध्ययन किया था। और ये समान लंबाई के नहीं होते हैं, यानी समान लंबाई जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे इनका क्या होता है, लंबाई क्या होती है, कम होती जाती है। इनका विस्तार ध्रुव पर बिंदु से लेकर विषुवत वृत्त पर गोलीय परिधि तक होता है, यानी सबसे बृहद वृत्त भी बनाता है विषुवत रेखा पे। वहीं भूमध्य रेखा पे क्या हो जाता है, मात्र एक बिंदु रह जाता है। इनका सीमांकन 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों में किया जाता है अक्षांश के समानांतर का। आइए हम देखते हैं देशांतर के अमोत्तर। ये भी अर्धवृत्त होते हैं। ये अर्धवृत्त होते हैं जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक खींचे जाते हैं। द्विवृत्त यमोत्तर एक वृत्त का निर्माण करते हैं जो ग्लोब की परिधि होती है। प्रत्येक यमोत्तर अपनी सतह पर स्थित होता है, लेकिन ये सभी ग्लोब की धुरी के साथ एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यद्यपि वास्तव में कोई मध्य यमोत्तर नहीं होता है, लेकिन सुविधा के लिए ग्रीनविच के यमोत्तर को मध्य यमोत्तर माना गया है जिसका मान 0 डिग्री देशांतर रखा गया है। अन्य सभी देशांतरों के निर्धारण में इसे संदर्भ देशांतर का काम लिया जाता है। देखिए ग्लोब के गुण देखें तो मानचित्र प्रक्षेप बनाने में ग्लोब की सतह के निम्नलिखित मूल गुणों को हम कुछ विधियों द्वारा संरक्षित रख सकते हैं। जैसे किसी क्षेत्र के दिए गए बिंदु के बीच की दूरी हम उस पर संरक्षित रखते हैं और जो ग्लोब होता है उसमें प्रदेश की आकृति को और प्रदेश के आकार या क्षेत्रफल का सही माप उस पर दिखाया जाता है और प्रदेश के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा को भी ग्लोब पे हम प्रदर्शित करते हैं। आइए हम यहाँ दिया हुआ है कि मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण करें। तो निम्नलिखित आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहला दिया है कि बनाने के तरीके। तो आइए इसमें देखते हैं कि बनाने के तरीके के आधार पर प्रक्षेपों को समानतः कितने वर्गों में बांटा जाता है। देखिए यहाँ दिया है कि बनाने के तरीके के आधार पर प्रक्षेप को समानतः 2 भाग में हम बांटते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है कि एक बनाने की तकनीक के आधार पर इसको हमने 2 वर्गों में बांट लिया और जैसे इसमें हम देखते हैं, जैसे दिया है कि संदर्श और असंदर्श तथा रूढ़ अथवा गणितीय प्रक्षेप, यानी रचना विधि के आधार पे संदर्श और असंदर्श। संदर्श माने प्रकाश की सहायता से, असंदर्श माने बिना प्रकाश की सहायता से। तो बिना प्रकाश की सहायता से यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, गणितीय विधि से बनाते हैं। और संदर्श प्रक्षेप विकासनीय पृष्ठ पर ग्लोब के यामोत्तर तथा समानांतर से बने जाल को प्रतिबिंब को प्रक्षेपित करके बनाया जा सकता है। असंदर्श जो प्रक्षेप होता है ये प्रकाश के स्रोत या प्रतिबिंब की सहायता के बिना बनाया जाता है, यानी जो कि समतल हो सकता है। गणितीय रूढ़ प्रक्षेप हम देखें तो इनकी जो उत्पत्ति होती है गणितीय गणना एवं सूत्रों के द्वारा हम करते हैं और प्रक्षेपित प्रतिबिंब के साथ इनका कम संबंध होता है।
जो गणितीय होता है। आगे दिया है कि विकासनीय पृष्ठ। विकासनीय पृष्ठ क्या होता है? यह वो पृष्ठ होता है जिसे समतल किया जा सकता है तथा जिस पर अक्षांश एवं देशांतरों के जाल को हम प्रक्षेपित करते हैं। और अविकासनीय सतह वो है जो जिसे बिना सिकोड़े, खंडित किए, तोड़े मोड़े चपटा नहीं किया जा सकता है। ग्लोब या गोलाकार सतह में देखें तो विकासनीय पृष्ठ के गुण होते हैं, जबकि एक बेलन, शंकु, समतल में विकासनीय पृष्ठ के गुण होते हैं। विकासनीय पृष्ठ के गुणों के आधार पर प्रक्षेपों को एक तो है यानी पृष्ठ, इसके पृष्ठ के आधार पे बेलनाकार, बेलनी दिया है, बेलनाकार, शंकु और खमद्य प्रक्षेपों में हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कहें कि हम कह सकते हैं कि विकासनीय पृष्ठ के आधार पर यहाँ पे दिया है कि बेलनाकार, शंकु और खमद्य यानी 3 प्रकार के प्रक्षेपों में विभाजित किया है। देखिए जो बेलनाकार प्रक्षेप होता है, इनको बेलनाकार विकासनीय पृष्ठ का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और एक कागज का बना बेलन ग्लोब को लपेट लेता है तथा उस पर समानांतरों के ज्यामोत्तर को प्रक्षेपित किया जाता है। जब बेलन को काट कर खोला जाता है तब यह समतल कागज पर बेलनी प्रक्षेप के रूप में प्रकट हो जाएगा और एक शंकु प्रक्षेप ग्लोब के चारों ओर शंकु को लपेटकर खींचा जाता है। यानी उसी प्रकार शंकु प्रक्षेप है, तब शंकु को हमें ग्लोब के चारों तरफ लपेटना पड़ेगा और जो बेलनाकार प्रक्षेप है, एक समतल कागज को हम लेकर चारों तरफ लपेटते हैं इसकी भूमध्य रेखा से, तो उस पर जो छाया पड़ती है उसके द्वारा हम बेलनाकार प्रक्षेप का निर्माण करते हैं। इस जैसे यहाँ पे दिया है शंकु प्रक्षेप, तो शंकु प्रक्षेप पे पड़ने वाले रेखाजाल की छाया को प्रक्षेपित किया जाता है। जब शंकु को काट कर खोला जाता है तब हमें चपटे कागज पर एक शंकु प्रक्षेप प्राप्त होता है। देखिए जब एक समतल सतह ग्लोब के किसी बिंदु को स्पर्श करता है तथा इस पर रेखाजाल को प्रक्षेपित किया जाता है तब खमद्य प्रक्षेप समतल सतह पर सीधे प्राप्त किया जाता है। समांतर सतह को ग्लोब पर इस प्रकार रखा जाता है कि वह ग्लोब के किसी एक ध्रुव से स्पर्श करे और इन प्रक्षेपों को ग्लोब की सतह को स्पर्श करने की स्थिति के आधार पर अभिलंब, तिर्यक व ध्रुवीय प्रक्षेपों में, यानी ये भी 3 स्थिति है। एक अभिलंब हो गया, फिर तिर्यक और ध्रुवीय यानी ध्रुवों को टच करते हुए बनाया जाता है। अगर विकासनीय पृष्ठ ग्लोब पर विशुद्ध वृत्त पे स्पर्श करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं विषुवतीय अभिलंब प्रक्षेप। विषुवतीय या इसे अभिलंब प्रक्षेप कहेंगे, यानी जो कि विशुद्ध वृत्त पर स्पर्श करता है जो पृष्ठ करेगा। अगर यह विशुद्ध वृत्त या ध्रुव के बीच किसी बिंदु को स्पर्श करता है तो इसे हम तिर्यक प्रक्षेप करते हैं। जैसे यानी ये ग्लोब हो गया तो दे रहा है कि यदि जैसे विशुद्ध रेखा हो गया और ये हमारा ध्रुव हो गया, इसके बीच प्रक्षेपित करता है, जिसको टच करेगा ये हो गया तिर्यक हो गया। उसी प्रकार विशुद्ध वृत्त को दे रहा है कि विषुवतीय प्रक्षेप या विलंब प्रक्षेप, यानी ये विशुद्ध रेखा हो गया, तो जब विशुद्ध रेखा को ये प्रक्षेपित करेगा विशुद्ध रेखा, तो इसे हम कहते हैं अभिलंब प्रक्षेप। उसी प्रकार अब यहाँ आगे दिया है कि ये ध्रुव पर स्पर्श देखिए होता है तो इसे हम ध्रुवीय प्रक्षेप करेंगे। यानी अब ये वाला जो इसका समतल होगा, ये ध्रुव है, इसको प्रक्षेपित करते ऐसे बनाया जाता है। इस पे छाए बनाकर हम इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध का हम ऐसे प्रक्षेप बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे ध्रुवीय प्रक्षेप। आगे हम देखते हैं, ये देखिए ये चित्र दिया हुआ है, इसमें स्पष्ट नहीं दिया है, इसको छोड़ देते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं, देखिए मानक रेखा है, ग्लोब के समतल मानचित्र पर एक शंकु प्रक्षेप की रचना करते हुए शंक्वाकार है। जैसे ये इसमें मानक अक्षांश होते हैं जिसपे ये जो पृष्ठ होता है, शंक्वाकार पृष्ठ होता है, जिसको टच करता है वो कहलाता है मानक। यानी इसको कर रहे थे, ये हमारा हो गया क्या? ये हो गया हमारा मानक रेखा, ये इसको हम कहते हैं मानक अक्षांश कहेंगे। तो इस तरह से शंक्वाकार प्रक्षेप, फिर से प्रक्षेप बना के इसको इस तरह फैलाते हैं इस कागज को, तो इस तरह हमें प्राप्त होता है शंक्वाकार प्रक्षेप। हम भूमंडलीय गुण देखें इसका, तो इसमें दिया है कि भूमंडलीय गुण में कि जैसा कि ऊपर हमने देखा है कि एक मानचित्र में 4 भूमंडलीय गुण यानी क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल उस पर दिखाया जाता है, उसकी आकृति, उसकी दिशा और दूरी की शुद्धता को संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन देखिए हम तो जो कोई भी प्रक्षेप है तो किसी भी प्रक्षेप में ये सभी गुण एक साथ नहीं मिल सकते हैं, यानी सभी को हम चाहें कि एक प्रक्षेप में चारों गुण के साथ शुद्धता के साथ हम प्रक्षेप तैयार कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं है, किसी में कुछ विकृतियां आ जाती हैं।
इसलिए आवश्यकता अनुसार प्रक्षेपों को इस प्रकार खींचा जा सकता है, उनमें इच्छित गुण बना रहें। इसलिए जिस स्थान की हमें प्रक्षेप की आवश्यकता होती है, उस स्थान का उस प्रकार का हम प्रक्षेप बनाते हैं ताकि शुद्धता बनी रहे। इस प्रकार भूमंडलीय गुणों के आधार पे प्रक्षेपों को हम समक्षेत्र प्रक्षेप का मतलब हो गया उसमें क्षेत्रफल शुद्ध रहेगा। यथाकृतिक प्रक्षेप उसका आकृति शुद्ध बनी रहेगी। समदूरस्थ प्रक्षेप में वर्गीकृत करते हैं, उसमें दूरी शुद्ध रहेगी। इस प्रकार से समक्षेत्र प्रक्षेप को हम होमोलोग्राफी प्रक्षेप भी कहते हैं। समक्षेत्र यानी होमोलोग्राफी यानी उसका जो फॉर्म है वो क्या है, समान है उसका जो क्षेत्र का है। आगे है यथाकृतिक प्रक्षेप, यानी इसमें विभिन्न क्षेत्रों की आकृति को सही से चित्रित किया जाता है। देखिए इसमें क्षेत्रफल की शुद्धता का ध्यान रखे बिना आकृति को यथावत बनाए रखा जाता है, यानी शुद्धता को उतना क्षेत्रफल की शुद्धता को ध्यान नहीं रखा जाता है, आकृति को देख करके शुद्ध आकृति बनाई जाती है। दिगंशीय प्रक्षेप वो है जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही से दर्शाया जाए, यानी वो दिशा सही से दिखाता है। दूरस्थ प्रक्षेप जो होता है जिसमें दूरी या मापने की शुद्धता को बनाए रखा जाता है, किंतु ऐसा कोई भी प्रक्षेप नहीं है जो कि मापनिक शुद्धता को हमेशा बनाए रखता हो। आवश्यकता अनुसार कुछ चुने हुए समानांतर एवं के साथ इसकी शुद्धता को बनाए रखा जा सकता है। देखिए प्रकाश के स्रोत के आधार पर प्रकार हम देखें तो इसमें भी कई प्रकार होता है, आइए देखते हैं इसको। देखिए प्रकाश का जो स्रोत है इसके स्थिति के आधार पर प्रक्षेपों को हम नॉमनिक, त्रिविम और लंबकोणीय प्रक्षेपों में बांटते हैं। देखिए नौमानिक प्रक्षेप जो होता है प्रकाश को ग्लोब के केंद्र में रखकर प्राप्त किया जाता है। जो नॉमनिक होता है उसमें जैसे ये हो गया हमारा ग्लोब और ये विषुवत रेखा, तो इसको क्या कर सकते हैं, उसमें प्रकाश की स्थिति बिल्कुल केंद्र में होती है। अब यहाँ से प्रकाश क्या होता है, यहाँ से प्रकाश पड़ता है और प्रक्षेप तैयार किया जाएगा। अब जो रेखाओं का जाल बनेगा, ऊपर हम पृष्ठ रखते हैं समतल और इस पे जो जो प्रकाश का उस पे जो छाप पड़ेगा, जो रेखाओं का जाल निर्मित होगा इस तरह से, तो इसमें है नौमानिक प्रक्षेप तैयार किया जाता है। और यहाँ से यहाँ पे है प्रकाश की स्थिति ग्लोब में। त्रिविम प्रक्षेप के प्रकाश के स्रोत को समतल कागज के ग्लोब से सटे हुए भाग को हमें विपरीत ग्लोब की परिधि में रखकर खींचा जाता है और ग्लोब को जिस बिंदु पर समतल सतह सटी होती है उसके विपरीत अनंत दूरी पर रखे प्रकाश के स्रोत के द्वारा हम लंबकोणीय प्रक्षेप खींचते हैं। जैसे कुछ चुने हुए मानचित्र यहाँ पे दिया है, इनका विशेष महत्व के मतलब विशेष उद्देश्य के दृष्टिकोण से उनको तैयार किया जाता है। अब बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं, जैसे यहाँ दिया है कि एक मानक अक्षांश रेखा वाला शंकु प्रक्षेप। देखिए जो शंकु प्रक्षेप है इसकी रचना गोलोक के किसी एक अक्षांश समानांतर को स्पर्श करते हुए विकासनीय शंकु पर यमोत्तर एवं समानांतर रेखाओं के जाल की छाया को प्रक्षेपित करके की जाती है। नहीं, इसमें एक को मानक अक्षांश मान के तैयार किया जाता है उस विशेष क्षेत्र के लिए। इस अक्षांश समानांतर को मानक अक्षांश समानांतर कहते हैं जिसको वो स्पर्श करता है। ऐसे में यदि शंकु ग्लोब के केंद्र को AB पर स्पर्श कर रहा है तब ग्लोब पर इस समानांतर की स्थिति को मानक अक्षांश समानांतर माना जाता है। मानक समानांतर दोनों अन्य समानांतरों की लंबाई में विकृत होती है। जैसे यहाँ पे जैसे दिया है कि तैयार करने के लिए कि 10 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर अक्षांशों तथा 10 डिग्री पूर्व से 130 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच घिरे हुए एक क्षेत्र के लिए मानक समानांतर के साथ आप शंकु प्रक्षेप बनाए। इसके मापने दिया है कितना है, अक्षांश देशांतर अंतराल इसमें 10 डिग्री मानना है। अब देखिए इसमें दिया है कि पृथ्वी की घटी हुई त्रिज्या, यानी ये तो मापनी हो गया कि इस मापने पे आप बनाइए, लेकिन पृथ्वी की हम त्रिज्या देखें तो पृथ्वी की त्रिज्या हम देखें तो हो जाएगा इसमें, जैसे अब यहाँ पे x अनुपात में आपने यहाँ 25 करोड़ पे तैयार करना है, लेकिन पृथ्वी की वास्तविक जो त्रिज्या क्या है 64 करोड़ दिया है, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो अब इसको हम डिवाइड करके हम प्रक्षेप की यानी जो बना रहे हैं इसका त्रिज्या निकालेंगे, तो ये आ गया 2.56 सेंटीमीटर। अब इस त्रिज्या को मान करके हम क्या बनाएंगे, इस पर हम खींचेंगे शंकु प्रक्षेप। और अंतराल दिया है कि आप लीजिए 10 का अंतराल, जैसे हमने यहाँ देखा 10 का अंतराल, तो ये 10 का अंतराल लेगा, हमें 70 तक बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ है 10 से 70 तक बनाएंगे। 10 डिग्री पूर्व से 130 डिग्री पूर्व देशांतर तक बनाना है। तो हम इसको रचना करने के लिए जैसे दिया है कि आप पहले इसकी 2.56 की त्रिज्या एक लेंगे, वृत्त खींच ले, उसमें कोण COE 10 डिग्री तथा BOE एवं AOD 40 मानक समानांतर होगा, यानी 40 डिग्री को इसमें मानक समानांतर माना गया है। इसी प्रकार से हम जैसे इसमें रचना करके यहाँ दिखाया है,
जैसे इसमें और आगे रचना विधि दिया है कि एक स्पर्श रेखा को बी से बढ़ाकर पी तथा ए से बढ़ाकर पी तक खींचे। इसे जब तक हम खींचेंगे नहीं तब तक हमें उतना स्पष्ट नहीं होगा कि दो भुजाएं एपी और बी ग्लोब को स्पर्श करें, 40 डिग्री उत्तर मानक समानांतर का निर्माण करें आप। जैसे इसमें 10 से यदि हम तैयार कर रहे हैं कोई मानक अक्षांश शंक्वाकार, तो इसमें दिया है कि आप 10 से 70 तक तैयार करें, तो इसको हम 10 डिग्री मान रहे हैं। ऐसे हम 20, 30, 40, 50, 60 और 70 ये जैसे हमने इतना अक्षांश मान लिया, ये अक्षांश रेखा। और इसमें माना है कि ये जो है ये मानक अक्षांश माना है, यानी सबसे 40 डिग्री को माना है मानक अक्षांश, 40 डिग्री अक्षांश को। यहाँ पे सबसे ज्यादा शुद्धता अधिक रहेगी, इस क्षेत्र में दर्शाना है हमें शंक्वाकार। इसी तरह से हम अब इसमें हमें पूर्व का दिखाना है, पूरे ग्लोब में 0 से 130, 10 से 130 दिखाना है। तब ये हमारा नॉर्थ हो गया, नॉर्थ टू ये साउथ हो गया, यानी दिया था कि 10 डिग्री नॉर्थ से आप 10 डिग्री साउथ तक अक्षांश रेखाओं का बनाइए शंक्वाकार प्रक्षेप। और यहाँ से 10 से 130, इसी प्रकार हम 10 से 130 डिग्री ईस्ट बनाएंगे। ये हो गया ईस्ट, पूर्वी गोलार्ध को बनाने के लिए दे रहा है। तो वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, ऐसे 10 से 20, फिर 30, 40, 50, 60 ऐसे करते करते हम 30 तक लेकर जा करके और इसे इस पर देशांतर रेखाओं का ऐसे देशांतर रेखाएं बनाएंगे। बीच में इसमें भी एक जो होगी बिल्कुल ये जो इसमें हम मानक जो देशांतर होगा वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होगा। इस तरह से हम शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कर सकते हैं। इसके हम मुख्य रूप से गुण देखते हैं, इसके विशेषताएं क्या है। गुणों से हर एक जो प्रक्षेप होता है उसके गुण क्या है, किस लिए ये उपयोगी है, किस क्षेत्रफल के लिए, किस फसल के लिए, किस जो ग्लोब है ग्लोब के किस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गुण देखते हैं, तो इसमें दिया है कि सभी अक्षांशों के समानांतर वृत्तों के चाप होते हैं तथा उनके बीच की दूरी बराबर होती है, यानी सभी अक्षांशों के समानांतर वृत्त के चाप होते हैं। यानी ये जो हम यहाँ पे जो अक्षांश रेखाएं अब हम मान के खींचेंगे, यानी ये 10 हो गया, अब हम 20 पे खींचेंगे, हम 30 पे खींचेंगे, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर हैं और इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है बिल्कुल समान होगी, ये इसकी विशेषता बता रहा है। इसके बाद है कि सभी यामोत्तर रेखाएं सीधी होती हैं, इसमें जो ध्रुवों पर मिल जाती हैं। यामोत्तर समानांतर को समकोण पे काटते हैं, समकोण पे हमने देखा ऊपर, इसको समकोण पे काटती हैं। ये सभी यामोत्तरों की मापनी सही होती है, जो यामोत्तर देशांतर होते हैं उन सबकी मापनी शुद्ध होती है, अर्थात यामोत्तर पर सारी दूरियां सही होती हैं। एक वृत्त का चाप ध्रुव को दर्शाएगा। इसमें मानक समानांतर मापनी शुद्ध होती है, लेकिन दूसरे दूरी विकृत हो जाते हैं, इसीलिए दिया है मानक अक्षांश मान के बताया है ना, 40 को माना है मानक, यानी यहाँ पे मापनी शुद्ध होती है सबसे। इसके बाद हम पीछे जाते हैं इसके ऊपर नीचे, तो क्या होती है, अशुद्धता बढ़ती जाती है। यामोत्तर ध्रुवों के निकट जाते हुए एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, देशांतर रेखाएं जाएंगे तो बिल्कुल ध्रुवों के पास एक दूसरे के समीप आके मिल जाते हैं। ये प्रक्षेप न तो समक्षेत्र है न ही यथाकृत, यानी जो हमने शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना करने के लिए बोला है, तो इसकी विशेषता ये है कि ये प्रक्षेप ना तो समक्षेत्र क्षेत्रफल ना तो इसमें शुद्ध होगा, ना तो इसकी आकृति शुद्ध होगी। जैसे देखिए यहाँ पे इसकी रचना करके दिया हुआ है, स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है इसमें। ये 70 डिग्री तक ये दिया है, ये हमारा हो गया यहाँ से 30, 40, ये हो गया हमारा मानक अक्षांश। देखिए सबकी दूरी बिल्कुल समान है। और इसमें इसकी ये भी विशेषता हमने पढ़ा है कि जो देशांतर रेखाएं हैं क्या हैं, बिल्कुल सीधी हैं। देखिए सारी देशांतर रेखाएं क्या हैं, बिल्कुल सीधी हैं। ये विशेषता हो गई। इस दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, समानांतर है। सभी देशांतर रेखाएं दोनों पे जाके बिल्कुल एक हो जा रही हैं, मिल जा रही हैं। यहाँ से हम देखें तो इसके यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। इसके बाद इसके ऊपर नीचे जाएंगे तो विकृति बढ़ने लगती है। इस तरह से सारी विशेषताएं हमने पढ़ा है। इसकी सीमाएं क्या हैं, सीमाएं हैं क्या समस्या आती है, जैसे ये विश्व मानचित्र के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी हम शंक्वाकार प्रक्षेप में विश्व मानचित्र की रचना नहीं कर सकते, क्योंकि जिस गोलार्ध में मानक अक्षांश वृत्त को चुना जाता है उसके विपरीत गोलार्ध में चरम विकृति हो जाती है। जिस गोलार्ध में बनाया जाता है उसके लिए भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें भी ध्रुव पर विषुवत वृत्त के पास विकृति होने के कारण इसका उपयोग बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए अनुपयुक्त है। अधिकांशतः जो शंक्वाकार प्रक्षेप है इसका जो आवश्यकता है या मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है
उनके प्रक्षेप बनाने के लिए। उपयोग दिया है, उपयोग में दिया है कि सामान्यतः इस प्रक्षेप का उपयोग मध्य अक्षांश क्षेत्र देखिए दिया भी है यहाँ पे कि इसका उपयोग मुख्य रूप से जो है ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस अक्षांशों के प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। तो मध्य अक्षांश क्षेत्रों को के सीमित अक्षांशीय तथा बड़े देशांतरी विस्तार के मानचित्रण के लिए किया जाता है, यानी जिनका अक्षांशीय विस्तार क्या हो, सीमित हो, और देशांतरी विस्तार क्या हो, अधिक अक्षांश यानी कम अक्षांश पे ये हो। लेकिन अब देखिए ऐसे अक्षांश हो गया 2, 3, 4 अक्षांश तक हमें दिखाना है तो इसके लिए शुद्ध होता है मतलब कम हो, और लेकिन इसमें देशांतर रचना बहुत कर सकते, देशांतर विस्तार बहुत अधिक हो, तो इसके लिए उपयोगी होता है। इस प्रक्षेप के द्वारा मानक अक्षांश के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में लंबी संकीर्ण पट्टी के शुद्ध रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जो मानक अक्षांश है उस पर शुद्धता और अधिक रहती है। मानक अक्षांशों की दिशा का उपयोग रेल लाइनों, सड़कों, संकीर्ण नदी घाटियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किसी अक्षांश रेखा किसी मतलब अक्षांशीय विस्तार उसका क्या है कम है, लेकिन देशांतर विस्तार अधिक है, तो वहाँ पे हम इसको प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं। ये प्रक्षेप मुख्यतः जो क्षेत्र में बनाया गया है जिसके लिए वो दिया है कि इसका प्रयोग किया गया कैनेडियन प्रशांत रेल लाइन है। तो कैनेडियन प्रशांत रेल लाइन के लिए ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसके लिए, और नर्मदा घाटी को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये इसका उदाहरण देकर पूछ सकता है, और पूछा भी बार पूछा जाता है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन है किस प्रक्षेप में बनाया गया है, एग्जाम में पूछा भी है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख इसमें प्रयोग होने वाले ये इसमें प्रयोग किए जाते हैं इन्हीं क्षेत्रों के लिए। हम बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप की बात करें तो देखिए इसमें दिया है कि बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप को लैम्बर्ट के प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लैम्बर्ट नामक भूगोलवेत्ता ने इसको तैयार किया था। देखिए इसे ग्लोब के विशुद्ध वृत्त पर सटे बेलन पर पड़ने वाले समानांतर किरणों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। समांतर या लंबोत्तर रेखाओं का प्रक्षेपण सीधे रेखा के रूप में एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए प्राप्त किया जाता है। ध्रुवों को विशुद्ध वृत्त के समान एवं समानांतर दिखाया जाता है, इसलिए उक्त अक्षांशों वाले क्षेत्रों के आकार बहुत अधिक विकृत हो जाते हैं। इस वाले क्षेत्रफल इस प्रक्षेप में बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप में देखिए इसमें उदाहरण दिया है बनाने के लिए कि विश्व का बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप बनाएं और इसमें मानचित्र के प्रतिनिधि भिन्न लेते हैं, और ये अक्षांशीय देशांतर इसका मध्यांतर हम रखेंगे। जैसे ऊपर हमने 10 डिग्री रखा है, इसमें हम 15 डिग्री रखेंगे, और इसे क्या करेंगे अब हम 30 करोड़ का 64 करोड़ जो होता है इसकी त्रिज्या, पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या, अब इसको हम 30 करोड़ में आपने दिया है सेंटीमीटर, तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी त्रिज्या आती है 2.1 सेंटीमीटर। अब विशुद्ध वृत्त की हम लंबाई ज्ञात करेंगे, तो लंबाई विशुद्ध वृत्त की हम जो लंबाई है उसकी परिधि निकालना है, तो 2πr का सूत्र लगा करके निकालेंगे, तो इसके आ रहा है 13.2 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे विशुद्ध वृत्त के साथ मध्यांतर, अब मध्यांतर लेंगे हम तो 13.2 सेंटीमीटर आ रहा है। अब इसे खींचेंगे, जैसे देखिए अब ये 13.2 सेंटीमीटर लिया है, तो 13.2 सेंटीमीटर की हम क्या कर सकते हैं, अब विशुद्ध इसकी परिधि को यहाँ पे खींचेंगे कि इतना आएगा, इस तरह से खींच के इस पे हम रचना करेंगे। इस तरह से दूरी ले लिया, फिर हमने अब जो अंतर दिया है इसमें कि एक लंबी रेखा खींचते हैं, इसमें 0.55 सेंटीमीटर दूरी वाले 24 बराबर भागों में इसे बांटें, क्योंकि 24 बराबर भागों में इसे बांटना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से 0 से 180 इधर हो गया पूर्व ईस्ट, और यहाँ हो गया पश्चिम वेस्ट, तो यहाँ से हो गया ये हो गया 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री से ईस्ट और वेस्ट जा करके ऐसे हम खींचते हैं। और इसमें सभी जो देशांतर रेखाएं हैं, इसकी विशेषता देख पा रहे हैं कि सभी जो देशांतर रेखाएं हैं सबके बीच की दूरी क्या है, बिल्कुल समान है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। अक्षांश रेखाएं देखें तो अक्षांश रेखाएं भी समानांतर तो हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ, जैसे ये हो गया उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, तो जैसे जैसे उत्तर व दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं विकृति ये आ रही है कि जो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो कम होती जा रही है। विषुवत रेखा जैसे ध्रुव पे जा रहे हैं तो बिल्कुल कम होती जा रही है। जैसे 90 डिग्री है तो इसकी ये भी विशेषता है कि ये ध्रुव क्या कर रहा है, 90 डिग्री तो ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया। तो 90 डिग्री को इसमें किससे हम दर्शाते हैं, जैसे ग्लोब पे तो हम इसको मात्र एक बिंदु से दर्शाते हैं, एक बिंदु के रूप में, लेकिन इसमें हम किससे दर्शाते हैं, एक सीधी
रेखा के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ये इसकी विशेषताओं में ये सारी चीजें शामिल हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। गुण जैसे दिया है कि सभी समानांतर एवं यामोत्तर सीधी रेखाएं होती हैं, तो सीधी तो हमने देखा उसमें एक दूसरे के समकोण पे भी काटती हैं। प्रत्येक देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या एक दूसरे को समकोण पे काटे हैं। सब में 90 डिग्री का कोण हम देखें तो हर एक अक्षांश देशांतर पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ध्रुवीय समानांतर भी विषुवत वृत्त के बराबर हो गया है। अब जो ध्रुवीय समानांतर है, अब देखिए ये भी विकृति है, क्योंकि हम देखिए पृथ्वी पे नॉर्मल सामान्यता, तो जो देखिए अक्षांश रेखाएं हैं जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाते हैं उसकी आकृति, उसका क्या होता है, आकार कम होता जाता है। उसकी लंबाई, वो जो सर्कल होता है उसका तो लंबाई कम होती है, लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है, सब बराबर है। जो विषुवत रेखा है वो भी उतनी बराबर है, और जो 30 हो या फिर जो 60 डिग्री अक्षांश है वो भी विषुवत रेखा के बराबर ही है। इसमें ऐसे प्रदर्शित हो रहा है। तो इसमें जो है इसकी शुद्धता, इसमें जो मापन है केवल विषुवत वृत्त के पास ही सही होती है। जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ते हैं, अशुद्धता क्या होती है, बढ़ने लगती है इसकी। सीमाएं देखें तो सीमाओं में है कि इसमें ध्रुव की ओर विकृति बढ़ती जाती है। ये प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है, आकृति शुद्ध नहीं है। इसमें इस प्रक्षेप की समानता को बनाए रखने के लिए आकार में विकृति लानी पड़ रही है, जो कि हमने ऊपर देखा। उपयोग देखें तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस क्षेत्र में, तो ये प्रक्षेप जो है मुख्यतः 45 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच के क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और ये उष्णकटिबंधीय फसलों जैसे चावल, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना पैदा करने वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। हम मार्केटर प्रक्षेप की बात करें तो सन 1569 में एक डच मानचित्रकार थे, जेरार्डस मार्केटर, ने इस प्रक्षेप की रचना की, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम भी मार्केटर प्रक्षेप है। यह प्रक्षेप एक गणितीय सूत्र पर आधारित है, और इसलिए एक यथाकृतिक प्रक्षेप है, इसमें आकृति शुद्ध रहती है, जिसमें आकृति को सही बनाए रखा जाता है। इस प्रक्षेप में अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। बेलनी प्रक्षेप की तरह इसमें भी समानांतर एवं यामोत्तर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, और सीधी रेखा के द्वारा शुद्ध दिशा को प्रदर्शित करना इसकी विशेषता है। इस प्रक्षेप पर किसी भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा एक नियत दिक् स्थिति को प्रदर्शित करती है, और जिसे रंब लाइन या लेक्जोड्रोम हम इसे कहते हैं। इसका आपने देखिए दिया है, इसमें जो पैमाना दिया है 1:25 करोड़ की मापने पे हमें 15 डिग्री के मध्यांतर पे एक मार्केटर प्रक्षेप खींचे, तो इसमें क्या करेंगे, ग्लोब का अर्धव्यास यहाँ पे जैसे देखिए इंच में लिया हुआ है। अब इंच में लिया है तो इंच में है, तो अब 25 करोड़ दिया हुआ है, तो इसको ये इंच में है तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल 1 आएगा, क्योंकि ये इंच में दिया हुआ तो ये बिल्कुल दोनों का ऊपर की इकाई और नीचे की इकाई दोनों समान है, तो इसका मान 1 ही आएगा। इस प्रकार इसमें विषुवत वृत्त की लंबाई दे रहा है कि आप इसको ज्ञात करें, तो विषुवत वृत्त की लंबाई ज्ञात करने पे 6.28 इंच आ रहा है। विषुवत वृत्त के पास जो मध्यांतर हम बनाएंगे, तो अब उसको हम मध्यांतर यानी अब वो जो विषुवत हमने रेखा ले लिया, अब इसको मध्यांतर यानी कितने अंतराल पे बांटे, जिस अंतरों के आधार पे, तो उसकी जो दूरी है आगे 0.26 इंच, तो इसको हम खींचेंगे। देखिए एक ये प्रकार से एक जो गणितीय विधि है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमने 6.28 की रेखा खींच ली, इक्वेटर विषुवत वृत्त को हम दर्शाते हैं, इसे 24 बराबर भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये क्योंकि गणितीय सूत्र है तो निम्न सूत्र की सहायता से हम इसके दूरी ज्ञात कर लेते हैं कि कितने कितने पे रहेगा। तो अक्षांशों के बीच की दूरी की गणना निम्नानुसार हम करते हैं, क्योंकि जो विषुवत रेखा है तो उसमें जो देशांतर है, देशांतरों का अंतराल तो समान रहेगा, लेकिन जो अक्षांश होता है उनके बीच की जो गैप होता है, जो दूरी होती है, उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका ये मानक है। ये दूरी यहाँ पे दिया है कि 15 डिग्री के लिए 0.265, इसी तरह 30, 45, 60, 75 के लिए इस प्रकार से ये दूरी दिया है, और यही दूरी को हम इस पे खींचेंगे जैसे दिया हुआ है। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं कि इसकी विशेषताएं यदि ऐसे हम अध्ययन करें, देखिए जो जितने भी समानांतर रेखाएं हैं क्या है, अरे जो देशांतर रेखाएं हैं, जो लॉन्गिट्यूड है, सारे के सारे बिल्कुल एक समान दूरी पे स्थित हैं। सभी रेखाएं हम देखें तो यहाँ से 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गई, इससे इधर है और इधर दोनों तरफ गया है रेखाएं, तो दोनों क्या है, समानांतर है, बिल्कुल समान गैप पे स्थित है। और अक्षांश रेखाएं देखें तो अक्षांश रेखाएं भी समानांतर हैं, लेकिन इसमें इसकी क्या विशेषता है कि देख रहे हैं हम
हम जैसे-जैसे उत्तर की तरफ जा रहे हैं 0 से 15, 30, 45, 60 और 75, तो इसमें क्या है? उत्तर की तरफ क्या हो रही है, इसकी दूरी क्या आ रही है? बढ़ती जा रही है। और इसी तरह दक्षिण की तरफ आएँगे तो इसकी दूरी बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बिल्कुल समान है। तो ऐसे हमने ऊपर जो गढ़ते सूत्र के द्वारा लिए हैं, तो अब ये इस हमने त्रिज्या ले लिया, चेंज कर दिया था लगभग, तो इसके त्रिज्या ने ये विषुवत रेखा की लंबाई खींच ली। अब इस पे हम क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि 15 डिग्री के अंतराल पे हम अक्षांश रेखाओं को खींच ले रहे हैं। इस तरह से इसको तैयार करते हैं। इसको गुण में देखें तो देखकर भी हम गुण बता सकते हैं। जैसे कि ऊपर हमने देखा है कि इस प्रक्षेप में समांतर एवं यामोत्तर यानी दोनों सीधी रेखाएं होती हैं और वे एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं, तो समकोण पे काट रही हैं। हमने देखा अभी सभी समानांतर की लंबाई है समान है, अब विषुवत वृत्त की लंबाई के बराबर होती है। अब जो भी समांतर अक्षांश रेखाएं हैं, अब हमने यहाँ पे देखा ये जो अक्षांश रेखा है, अब इसी की रेखाओं के समान है सभी अक्षांश रेखाएं हैं, ये भी बात सही है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई उनके मध्य की दूरी समान होती है, लेकिन ग्लोब की यामोत्तर की अपेक्षा इनकी लंबाई अधिक होती है। तो हमने देखा कि अभी की जो देशांतरों की लंबाई है, उनके बीच की दूरी जो है बिल्कुल समान है, सबकी दूरी समान है। अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ती है, वो भी हमने देखा, ये विशेषता हो गई, गुण हो गई इसका। विषुवत वृत्त पे मापनी शुद्ध होती है, इसमें जो मापनी होती है विषुवत वृत्त पे शुद्ध होती है, क्योंकि इस प्रक्षेप में विषुवत वृत्त की लंबाई ग्लोब पर विषुवत वृत्त की लंबाई के बराबर होती है, लेकिन अन्य अक्षांश समानांतरों की लंबाई ग्लोब पर स्थित अक्षांशों की अपेक्षा अधिक होती है। तो अन्य प्रथम नहीं शुद्ध कह सकते हैं। उदाहरण के लिए इस प्रक्षेप पे 30 डिग्री अक्षांश समानांतर ग्लोब पर संबंधित अक्षांश से 1.15 गुना बड़ी होती है। इस क्षेत्रों की वास्तविक आकृति प्रदर्शित होती है, लेकिन उक्त अक्षांश क्षेत्रों की आकृति में विकृति आ जाती है। छोटे देशों का आकार विषुवत वृत्त के पास अनुचित रहता है, लेकिन यह ध्रुवों की ओर बड़ा होता जाता है। यानी जो छोटे आकार के देश हैं, तो विषुवत रेखा पे तो क्या है, हम देखें तो यही दे रहा है कि विषुवत रेखा के पास तो उसका आकार सही रहता है आकृति, लेकिन ध्रुव की तरफ क्या होता है, इसका आकार होता है बड़ा होता जाएगा। जैसे यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि अक्षांशों की दूरी यहाँ पे क्या बढ़ती जा रही है, तो उधर आकार जैसे कि हम ग्रीनलैंड को ही देखें तो क्या दिखाई देता है तो एक द्वीप ही, लेकिन उसकी आकृति हम देखते हैं मैप पे तो कितना बड़ा दिखाई देता है, वही आकार उधर बढ़ता जाता है। यह दिगंशीय प्रक्षेप होता है, दिशा इसमें शुद्ध होता है। यह यथाकृतिक प्रक्षेप होता है, आकृति शुद्ध होती है, क्योंकि यामोत्तर के सहारे किसी एक बिंदु पे मापने अक्षांश पर मापने के बराबर होती है। इसकी सीमाएं हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, नहीं खींच सकते हैं, जैसे कि यामोत्तर अक्षांशों के सहारे मापने का विस्तार उक्त अक्षांशों की तीव्रता से बढ़ जाता है, विस्तार होने लगता है जब हम ऊंचे अक्षांशों में जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ध्रुव के निकटवर्ती देशों का आकार उनके वास्तविक आकार से अधिक हो जाता है। जैसे उदाहरण हम ग्रीनलैंड देखे दिया है, ग्रीनलैंड का आकार हम देखें तो क्या होता है, संयुक्त अमेरिका के बराबर हो जाता है, जबकि ये अमेरिका के आकार का मात्र 1/10वां हिस्सा है, लेकिन फिर भी ग्रीनलैंड कितना बड़ा दिखाई देता है। इस प्रक्षेप में ध्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश समानांतर एवं यामोत्तर रेखाएं अनंत होती हैं। तो देखें तो हम इसमें 75 डिग्री तक हम देखें खींच पा रहे हैं, तो इसलिए इसमें ये मुख्य इसका एक सीमा है कि इसमें 90 डिग्री अक्षांश नहीं दिखाया जा सकता है। इसको पूछा भी जाता है कि किस प्रक्षेप में 90 डिग्री अक्षांश को हम नहीं दिखा सकते हैं। उपयोग देखें, उपयोग कहाँ-कहाँ किया जा रहा है, जैसे ये विश्व के मानचित्र के लिए बहुत ही उपयोगी है और एटलस मानचित्रों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अन्य उपयोग है कि समुद्र एवं वायु मार्गों पर जो नौ संचलन होता है, इसके लिए बहुत उपयोगी है। अफवाह प्रतिरूप देखें तो समुद्री धाराओं, तापमान, पवनों, उनकी दिशाओं, पूरे विश्व में वर्षा का वितरण इत्यादि को मानचित्र पर दर्शाने के लिए ये क्या होता है, बहुत उपयोगी होता है मार्केटर प्रक्षेप। इसमें देखिए दिखाई सीधे रेखाएं रंब रेखा या वक्र रेखाएं बृहद वृत्त कहलाती हैं। तो इसमें जो यहाँ पे जो खींचा हुआ है, ये जो सीधे रेखाएं होती हैं, ये होते हैं रंब लाइन, इसे हम रंब लाइन कहते हैं, और रंब लाइन या लेक्जुट्रो। और ये जो इस पे वक्राकृति आकृति में खींची जाती है, इसे हम कहते हैं वक्र बृहद वृत्त, इसे बृहद वृत्त कहा जाता है। इसी के सहारे यात्रा किया जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यानी हम इसके सहारे कम दूरी तय करके अपने यात्रा गमन कर सकते हैं। इसी ये विशेषता है बृहद वृत्त की। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।